मुहावरा सुना है, 16 आने सच। लेकिन कभी सोचा है कि ये आया कहाँ से? क्यों 14 आने या 15 आने सच नहीं होता? सही बात है। पूरा सच हमेशा 16 आने का ही क्यों होता है? आज की हमारी बातचीत मुझे लगता है इसी पहेली की परतों को खोलेगी। बिल्कुल। आज का विषय है भारतीय मुद्रा का सफर। हाँ, और ये सिर्फ कुछ पुराने सिक्कों या नोटों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फूटी कौड़ी जैसी लगभग बेकार चीज से शुरू होकर आज हमारे हाथ में मौजूद रुपए तक के विकास की कहानी है। और हमारे हाथ जो सूत्र लगे हैं वो इसी दिलचस्प इतिहास पर बनी एक वीडियो स्क्रिप्ट है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पुरानी करेंसी के बारे में जानना नहीं है, ये एक तरह से टाइम ट्रैवल जैसा है। ये समझना है कि हमारा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हमारी जुबान भी कैसे बदली है। हाँ। ये मुद्राएं आज चलन में भले न हों, लेकिन ये हमारी बातचीत में, हमारे मुहावरों में किसी टाइम कैप्सूल की तरह आज भी बंद है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इस वीडियो स्क्रिप्ट को देखते हुए मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि हमारा रुपया उतना भी नया नहीं है जितना हम सोचते हैं। नहीं, इसकी जड़ें तो 16वीं सदी तक जाती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आज जो रुपया हमारे हाथ में है उसका सीधा ताल्लुक 1540 के दशक में शासक शेरशाह सूरी के चलाए गए सिक्के से है। अच्छा। उन्होंने ही पहली बार लगभग 11.5 ग्राम के चांदी के सिक्के को रुपया का नाम और एक मानक रूप दिया। पर यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि उन्होंने एक सिक्का बनाया। तो फिर क्या है? दिलचस्प ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ, ये जानना जरूरी है। उससे पहले क्या था? कोई सिस्टम नहीं था क्या? सिस्टम तो थे, पर उनमें एक रूपता नहीं थी। आप इसे ऐसे समझिए कि आज आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो आपका रुपया वही रहता है। लेकिन उस जमाने में हो सकता है कि एक सल्तनत से दूसरी में जाते ही आपके सिक्के की कीमत बदल जाए। किसी का सिक्का ज्यादा शुद्ध था, किसी का कम, वजन अलग होता था। ओह, ये तो व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल होता होगा। किसी बुरे सपने जैसा। उसे हर बाजार में अपने माल की कीमत नए सिरे से तय करनी पड़ती थी। ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट थी। समझ गया। पूरा घालमेल था। तो शेरशाह सूरी ने इस समस्या को कैसे सुलझाया? उन्होंने एक बहुत ही आप कह सकती हैं व्यवस्थित और दूरदर्शी कदम उठाया। उन्होंने एक त्रिधातु मुद्रा प्रणाली की स्थापना की। त्रिधातु मतलब? आसान भाषा में समझे तो 3 स्तरों पर काम किया। बड़े सौदों के लिए सोने की मोहर, रोजमर्रा के व्यापार के लिए चांदी का रुपया और सबसे छोटे आम आदमी के लेन देन के लिए तांबे का दाम। अच्छा। और तीनों का वजन और शुद्धता तय कर दी गई। इससे पूरी अर्थव्यवस्था में एक भरोसा और स्थिरता आई। इसी वजह से उन्हें भारतीय मुद्रा का जनक भी कहा जाता है। ये तो बहुत बड़ा सुधार था। लेकिन क्या लोगों ने इसे आसानी से अपना लिया होगा? पुरानी आदतें बदलना तो मुश्किल होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। जाहिर है शुरुआत में दिक्कतें आई होंगी। जो स्थानीय जागीरदार अपने सिक्के चलाते थे उन्हें अपनी ताकत छिनती हुई महसूस हुई होगी। लेकिन सूरी का सिस्टम इतना तार्किक और फायदेमंद था कि वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाता गया। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका मानकीकरण। राइट। एक व्यापारी को अब पता था कि उसका रुपया बंगाल में भी उतना ही चलेगा जितना दिल्ली में। इस भरोसे ने व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया और ये नींव इतनी मजबूत थी कि बाद में मुगलों और फिर अंग्रेजों ने भी इसी सिस्टम को आगे बढ़ाया। हाँ, बिल्कुल। थोड़े बहुत बदलावों के साथ जारी रखा। कमाल है। हमारे बटुए में रखा रुपया 500 साल पुरानी एक विरासत है। लेकिन इससे मेरे मन में एक सवाल आता है, रुपया तो फिर भी एक बड़ी इकाई रही होगी। बाजार में सब्जी या थोड़ा अनाज खरीदता था, वो क्या इस्तेमाल करता था? क्या रुपए से भी छोटी कोई दुनिया थी? बिल्कुल थी। और वो दुनिया रुपए से कहीं ज्यादा दिलचस्प और कह सकती हूँ जटिल थी। हमारी बातचीत का असल खजाना वहीं छुपा है। तो चलिए उस खजाने को खोजते हैं। स्क्रिप्ट में इसे एक पूरी सीढ़ी की तरह समझाया गया है। सबसे निचले पायदान पर है फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी। और कमाल की बात यह है कि ये शब्द हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हमें पता भी नहीं होता कि हम इतिहास की सबसे छोटी मुद्रा का जिक्र कर रहे हैं। और ये फूटी कौड़ी सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये उस दौर की अर्थव्यवस्था का एक्सरे है। इसका शाब्दिक अर्थ है एक टूटी हुई कौड़ी। समुद्री सीप का टुकड़ा। हाँ, जिसकी कीमत लगभग 0 थी। अब सोचिए किसी समाज को लगभग 0 के बराबर की एक इकाई की जरूरत क्यों पड़ेगी? शायद इसलिए क्योंकि चीजें बहुत सस्ती थी, या लोगों की आमदनी बहुत कम थी। दोनों ही बातें।
ये हमें बताता है कि लोगों की आय इतनी कम थी और चीजें इतनी सस्ती थीं कि आपको लेन-देन के लिए बहुत ही छोटी इकाइयों की जरूरत थी। सही बात है। आज हम शायद 1 रुपए से कम में कुछ खरीदने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन तब शायद मुट्ठी भर अनाज की कीमत इतनी कम होती थी कि उसे मापने के लिए फूटी कौड़ी जैसी इकाई चाहिए थी। ठीक है, तो सबसे नीचे फूटी कौड़ी। अब इस सीढ़ी पर एक पायदान ऊपर 3 फूटी कौड़ी मिलकर बनती थी एक कौड़ी। साबुत समुद्री सीपियां। हाँ, मुझे हमेशा ये बड़ा अजीब लगता था कि लोग सीपीओ से कैसे लेन देन कर सकते हैं। ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि आज हम कागज के नोट और डिजिटल मनी के आदी हो चुके हैं, लेकिन कौड़ी का इस्तेमाल बताता है कि मुद्रा हमेशा धातु की नहीं होती थी। अच्छा। और इसमें एक और दिलचस्प बात छिपी है। कौड़ियां भारतीय समुद्र तट पर प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती थीं। सच में? हाँ, इन्हें मालदीव जैसे हिंद महासागर के द्वीपों से लाया जाता था। अरे वाह, ये बात तो बहुत दिलचस्प है कि कौड़ियां बाहर से आती थी, लेकिन क्या इससे हमारी अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होगी? मतलब अगर कौड़ियों की सप्लाई रुक जाती तो? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, एक तरह की निर्भरता तो थी। समुद्री तूफान, राजनीतिक अस्थिरता, इन सब चीजों का असर कौड़ियों की सप्लाई पर पड़ता था। और उससे हमारी गलियों के बाजारों में महंगाई बढ़ सकती थी। बिल्कुल, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये कौड़ियां हमारे मजबूत समुद्री व्यापार और उस दौर के वैश्वीकरण का प्रतीक थीं। ये बताती हैं कि भारत दुनिया से कटा हुआ नहीं था। बहुत खूब। तो कौड़ियों के बाद क्या था? कौड़ी के बाद सीढ़ी पर अगला पायदान था दमड़ी। दमड़ी। 10 कौड़ी की एक दमड़ी। और इससे जुड़ा भी एक मुहावरा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। बिल्कुल, मतलब कंजूसी की हद। और ये मुहावरा भी उस समाज की मानसिकता को दिखाता है। दमड़ी बहुत छोटी रकम थी, लेकिन गरीब आदमी के लिए उसका भी बहुत महत्व था। वो अपनी चमड़ी यानी अपना शरीर भी दांव पर लगा सकता था, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई का वो छोटा सा हिस्सा नहीं खोना चाहता था। सही बात है। दमड़ी के बाद आता था धेला, जो 2 दमड़ी का होता था। यहां तक तो हिसाब सीधा है। हाँ। लेकिन स्क्रिप्ट में आगे लिखा है कि एक धेले में 1.5 पाई होती थी। 1.5। ये तो बड़ा अजीब हिसाब है ना? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब उस दौर के आर्थिक विकास में छिपा है। ये दिखाता है कि उस समय की प्रणालियां आज की तरह किसी एक व्यक्ति द्वारा डिजाइन नहीं की गई थीं। अच्छा। वे जरूरत के हिसाब से, मतलब ऑर्गेनिकली विकसित हुई थी। हो सकता है कि पाई और धेला 2 अलग-अलग क्षेत्रीय प्रणालियों से आए हों, और जब उन्हें एक साथ लाया गया तो उनके बीच ऐसा अजीब अनुपात बना। समझ गया। ये एक तरह का जुगाड़ था जो काम कर गया। तो पाई के बाद 3 पाई का बनता था 1 पैसा, ये पुराना पैसा है। फिर 4 पैसे का 1 आना और आखिर में 16 आने का 1 रुपया। तो ये थी पूरी सीढ़ी। फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा, आना और रुपया। हाँ। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आज अगर किसी कॉफी शॉप में कोई कहे कि आपकी कॉफी के हुए 500 कौड़ी, तो हमारा क्या रिएक्शन होगा? ये हिसाब किताब ही अपने आप में एक कला रही होगी। बिल्कुल। ये एक बेहद बारीक और जटिल प्रणाली थी जो सदियों तक चली, और ये प्रणाली ब्रिटिश काल तक चलती रही। बड़ा बदलाव तब आया जब 1957 में भारत ने दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम को अपनाया। हाँ। तब जाकर ये 16 आने वाला हिसाब बदला और 100 नए पैसे का 1 रुपया बना। वो एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और मानसिक परिवर्तन था। तो अब उन मुहावरों पर वापस आते हैं। हम ये तो समझ गए कि 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा का मतलब है कुछ भी नहीं देना, और 16 आने सच का मतलब है पूरी तरह सच, क्योंकि 16 आने का मतलब था 1 पूरा रुपया। लेकिन एक गहरा सवाल है, जब ये सिक्के, ये कौड़ियां, ये सब चलन से बाहर हो गए तो ये मुहावरे क्यों बच गए? इसका कारण ये है कि भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं होती, वो सांस्कृतिक स्मृति को सहेज कर रखती है। ये मुहावरे भाषा के जीवाश्म यानी फॉसिल्स की तरह हैं। जैसे एक जीवाश्म हमें लाखों साल पुराने जीव के बारे में बताता है, वैसे ये मुहावरे हमें उस दौर की आर्थिक सच्चाई से जोड़ते हैं। बिल्कुल। जब ये इकाइयां असल में इस्तेमाल होती थीं। भाषा के जीवाश्म, ये बहुत अच्छी उपमा है। सोचिए, जब कोई कहता है उसकी बात 16 आने सच है, तो वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि बात 100% सही है, वो अनजाने में उस पूरे दौर को याद कर रहा है जहां पूर्णता का पैमाना 16 आने था। सही है। ये मुहावरे सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने साथ उस दौर की भावनाएं और मूल्य भी लेकर चलते हैं। ये हमारी विरासत का हिस्सा बन चुके हैं। क्या बात है। मतलब अगली बार जब मैं कहूंगा 16 आने सच,
तो मुझे सिर्फ एक मुहावरा नहीं बल्कि शेरशाह सूरी से लेकर अंग्रेजों तक का पूरा आर्थिक इतिहास याद आएगा। हाँ। तो फूटी कौड़ी से लेकर रुपए तक और फिर हमारी आज की कहावतों तक ये सफर वाकई कमाल का है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ पुरानी धूल भरी किताबों में नहीं है, वो हमारी जुबान पर भी जिंदा है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने बात की, स्क्रिप्ट 1957 में दशमलव प्रणाली के लागू होने पर समाप्त होती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि 16 आने जैसी प्रणाली से 100 पैसे वाली प्रणाली में बदलना सिर्फ एक गणितीय बदलाव नहीं था। नहीं, ये दुनिया को देखने और हिसाब किताब करने के तरीके में एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव था। 16 टुकड़ों में सोचना और 100 टुकड़ों में सोचना, ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। बिल्कुल। ये उस वैश्विक मानकीकरण का हिस्सा था जो उस समय पूरी दुनिया में हो रहा था। सही कहा, ये सोचने के तरीके को बदलने जैसा था। इससे एक विचार ये भी उठता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके भीतर उनकी अपनी फूटी कौड़ी और 16 आने वाली कहानियां छुपी हुई हैं, जिन्हें हम बस जानते नहीं। शायद हमारे कपड़ों के नामों में, या हमारे खाने की चीजों में, या हमारे शादी ब्याह के रीति रिवाजों में। सही बात है। इतिहास हर जगह है, बस उसे देखने और समझने की नजर चाहिए। हम सब